हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। होप एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम ध्रुव है और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा किंगडम प्रोटिस्टा का फाइलम पायरोफाइटा, जिसमें हम ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। सो डायनोफ्लैजिलेट्स के हम सबसे पहले तो जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर कि इसका हैबिटेट कैसा है, तो ये बेसिकली मेराइन है, एक्वेटिक कंडीशंस में रहते हैं, मेनली मेराइन। नेक्स्ट आता है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे ये खुद को फीड करते हैं। तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म विच is done by the pigments like chlorophyll A and chlorophyll C, which are major pigments for dinoflagellates. So mode of nutrition यहाँ पे इसका है photosynthesis. So ये बेसिकली ऑटोट्रॉफिक है, तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स भी माने गए हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो मेजर पिगमेंट्स है इसका वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। These are the two main pigments for photosynthesis in dinoflagellates. So next आता है इनका रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो बेसिकली dinoflagellates में देखा गया है, it is with asexual mode of reproduction. बिकॉज इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का है। उसको बोला गया है मीजोकैरियन। मीजोकैरियंस वो न्यूक्लियस होते हैं जो कि यूकैरियोटिक लाइक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन जो उनका डिवीजन है वो कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की तरह होता है, जिसको बोला जाता है एमाइटोसिस। न्यूक्लियस प्रेजेंट है विच इज मीजोकैरियन, and mesokaryon means eukaryotic like nucleus, but division is through amitosis. So, ये एक पॉइंट ऐसा है जो ये भी बताता है कि प्रोटिस्टा आर द कनेक्टिंग लिंक्स ऑफ मोनेरा किंगडम एंड द रेस्ट ऑफ द किंगडम्स लाइक फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट्स के बारे में। सो अब हम देखेंगे डायनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। सो जो बॉडी स्ट्रक्चर है ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, ये डिवाइडेड है विद ग्रूव्स। ग्रूव्स जो कि प्रेजेंट है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के और ट्रांसफर एक्सिस है। सो ये एक कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर है ऑफ अ डायनोफ्लैजिलेट्स, जो कि इनको 4 हाफ्स में डिवाइड करता है। तो इस तरीके की अपीयरेंस दिखती है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 हाफ्स। और ये जो ग्रूव्स हैं, जो आउटर लेयर हैं, ये फॉर्म होती हैं ऑफ सेल्यूलेज। आउटर लेयर्स आर ऑफ सेल्यूलोज, और ये जो ग्रूव्स हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स को बोला जाता है थीका। सो दिस इज longitudinal
this is transverse groove. एंड कंबाइनली इनको बोला जाता है थीका. सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर एक्सिस से ओरिजिनेट होती हैं फ्लैजेला. जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके पॉइंट जहां से ओरिजिनेट हो रहा है फ्लैजेला उसको बोला जाता है सल्कस. और जो ट्रांसवर्स एक्सिस से ओरिजिनेट हो रही है वो तो सर्कुलर फ्लैजेलम है. जो सिंगल फ्लैजेला है उसको फ्लैजेलम कहा जाता है एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्लैजेलम इज फ्लैजेला. सो जो ट्रांसफर एक्सिस जो ग्रूव है उसको बोला जाता है सिंगुलम. So sulcus, which is originating point for longitudinal flagellum, and cingulum is the originating point for circular flagellum. So this is longitudinal flagellum. और जो सर्कुलर एक्सिस से या जो सर्कुलर फ्लैजेलम है वो इस ग्रूव के इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में इसको रैप करके अपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे ही वापस आएगा. इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लैजेलम. सो जो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर फ्लैजेलम है इनका रोल कैसे है इनके मोशन में वो हम देखते हैं. जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से फ्लैजेलम है ये एक प्रोपल्सिव फोर्स जनरेट करती है टू प्रोवाइड पुश. और जो सर्कुलर फ्लैजेलम है ये क्या करता है, ये स्पिन मोशन में जो कि जो डायनोफ्लैजेलेट है उसका रोटेटरी मोशंस के लिए या स्पिनिंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर फ्लैजेलम. सो इट प्रोवाइड स्पिनिंग मोशन. और इनके कंबाइंड मोशन को बोला जाता है सर्कुलर फ्लैजेलम और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम के कंबाइंड मोशन को बोला जाता है whirling whips motion. So the outer layer of dinoflagella is made of cellulose plate. जो ये outer layer of body है और जो grooves हैं ये cellulose plates के फॉर्म होते हैं. और जो फ्लैजेलम है उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो है वो सल्कस फॉर लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम एंड सर्कुलर फ्लैजेलम का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है उसको बोला जाता है सिंगुलम. और इसके स्ट्रक्चर्स में ही हम देखेंगे कि क्रोमैटोफोर्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है. So these are the food vacuoles. This is chromatophore, which is having pigments for photosynthesis, and this is mesokaryon. So mesokaryon, as we have discussed, that it is a eukaryotic nucleus, but its division is amitotically.
which is it is showing the division in the form of prokaryotic organisms. So इसका जो न्यूक्लियस है वो एक एविडेंस है फॉर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स. सो एट द टाइम ऑफ डिवीजन, सो जब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो कंप्लीट मदर सेल है, जो कंप्लीट बॉडी है, ये सिंगुलरली ये डिवाइड हो जाएगी और सेपरेटली एक एक जो फॉर्म है ऑफ बॉडी, जो 4 डिवाइडेड फॉर्म्स हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन और ये इंडिविजुअली फुल बॉडी को रीसिंथेसाइज करेंगे. सो इस मैकेनिज्म के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है. So now we will see about red dinoflagellates, which is very much hazardous to aquatic living organisms. So red dinoflagellates. और इनको कॉमनली बोला जाता है रेड टाइड्स, जिसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स. सो गोनियोलेक्स डाइनोफ्लैजिलेट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड को क्रिएट करने के लिए, और रेड टाइड बहुत ही ज़्यादा हजार्डस होती हैं टू द एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और साथ ही साथ ये कैरियर भी बन सकती हैं उन फिशेस के अंदर जो कि एडिबल हैं और कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बींग्स. सो एक हजार्डस टॉक्सिन जो ये रिलीज करता है उसको बोला जाता है ज़ैक्सी टॉक्सिन, जिसका ट्रांसमिशन जो है वो शेलफिश के थ्रू होता है, और शेलफिश का कंजम्पशन बाय ह्यूमन बीइंग कॉज करता है PSP, जिसको बोला जाता है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग. सो गोनियोलेक्स इतना ज़्यादा हजार्डस है कि सिर्फ एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं, उन फिशेस को भी जो कि एडिबल हैं, और उनका ट्रांसमिशन ह्यूमन बींग्स में भी हो सकता है, और पैरालिटिक जैसी कंडीशंस से ह्यूमन बींग सफ़र कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फेटल माना जाता है. सो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स और गोनियोलेक्स में सेल्फ लाइट इमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसको बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, और जिसकी वजह से जो टाइड्स हैं वो रेड कलर में अपीयर होती हैं.